अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आजकल बच्चे से लेके बड़े तक सबको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र है कि उसने अच्छा कैसा लगना है, उसकी स्किन अच्छी कैसे हो सकती है। और मैं आजकल छोटी छोटी बच्चियों को भी देखती हूँ कि वो चाहे अपनी टीन्स में हो, अर्ली टीन्स में हो, उनको भी शौक होता है कि भाई हम एंटी एजिंग कोई ऐसी चीज़ लगा लें कि हम जिंदगी में कभी बूढ़े हों ही ना। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बच्चियाँ खरीद रही होती हैं जिनका उनकी स्किन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। हमें आदत है चीज़ों को ना ओवरडू करने की। हमें लग रहा होता है हो भाई मत मार दे, कोई नई चीज़ आ जाए ना, हमने कहा हमने उसका इतना इस्तेमाल करना है कि बस क्या बताएं। उसके ऊपर अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में भी सर्च कर लें तो ये जो माशाल्लाह से हमारा फ़ोन है ये हमें एकदम से ऐसी ऑप्शन देने लग जाता है, क्योंकि ये जो हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा फेसबुक है, ये हमारा स्नैपचैट है, ये हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमें सुन रहा है और ये देख रहा है कि जी हम किन किन चीज़ों को सर्च इंजन पे जाके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको पता है कि भाई इस बंदे को आराम करना है ना, मैंने इंगेज करना है तो इन्हीं चीज़ों के थ्रू इंगेज करना है। और इस तमाम सूरत हाल में अगर आप देख रहे हैं स्किन प्रोडक्ट्स, फिर आपको ऐसी ऐसी जनाब चीज़ों के ऑप्शन देना शुरू कर देगा। और एक तो भाई मैं बहुत इन्फ्लुएंसर से आजकल नाराज़ हूँ। उसकी रीज़न पता क्या है? ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको तो मिलते हैं पैसे, ये किसी भी किस्म का हेयर प्रोडक्ट या फिर स्किन का प्रोडक्ट, ठीक है, उस पर ये पैसे लेके ये बनाएंगे। हम इन्फ्लुएंसर्स को बहुत प्यार करते हैं और ये कहेंगे जी इससे अच्छा तो मैंने स्किन सीरम नहीं देखा, इससे अच्छा तो मैंने बालों का सीरम नहीं देखा या बालों का ऑयल नहीं देखा, और इससे अच्छी तो कोई लिप बाम हो ही नहीं सकता। और आपको लग रहा होता है कि भाई ये बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि इसने कह दिया है। भाई उसको मिले पैसे, वो प्रॉपर कैंपेन के पीआर के पैसे उसको दिए हैं, वो 1,00,000-2,00,000 वो देती है और उसके बाद वो आपको कन्विंस करती है कि आप वो 4-5 हज़ार की चीज़ ज़रूर खरीदें। और आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम मासूम हैं, क्योंकि हमें वो इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छी लगती है तो हम वो खरीद लेते हैं। उसके बाद आप ये भी देखते होंगे कि वो एग्जैक्टली 2-3 हफ्ते बाद किसी और ब्रांड को भी वैसे ही बेच रही होती है। हम खरीद तो वो लेते हैं, हमारी स्किन को वो सूट नहीं करता। और कभी कभी प्रोडक्ट्स इतने बुरे होते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि वो हमारी स्किन को ख़राब कर देती है। फिर एक और मर्ज़ भी हम लोगों को लगा के ना, हमें लग रहा होता है कि अगर हमारे साथ बैठी हुई जो ए है उसने एक क्रीम लगाई है, उसको बहुत अच्छी सूट की है, मुझे भी सूट करेगी। क्यों भाई? हमारी तो स्किन ही एक जैसी नहीं है, हमारे तो बॉडी में विटामिन डी का भी लेवल एक जैसा नहीं है, ठीक है जी। और हमारा B12 पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारी एक साथ मैच नहीं करती, स्किन की टाइप मैच नहीं करती, भाई हमारी पानी की इनटेक मैच नहीं करती। तो कैसे हो सकता है कि जो चीज़ उस पर सूट की हो मुझ पर भी सूट की हो? हम ऐसे भी देख के ले लेते हैं। डॉक्टर के पास तो जाना नहीं है कि डॉक्टर तो टीका लगाएगा उससे पैसे निकाल लेगा। नहीं भाई, ख्याल रखना है तो थोड़ा बहुत डॉक्टर पर भी इन्वेस्ट कर दें, वो पागल नहीं है, वो आपको सही बताएगा। मेरे साथ आज जो यहाँ स्पेशल डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये आज आपको बताएंगे कि भाई आप स्किन के हवाले से ऐसी कौन सी गलतियाँ करें जिसकी वजह से आपको स्किन बैक्टीरियल डिजीजेस हो रही हैं। हम जा रहे हैं सैलून, फलाना फेशियल करा लेते हैं, वाइटनिंग फेशियल करा लेते हैं, अच्छा फलाना वाला मैनिक्योर कर दो, पेडिक्योर कर दो। अरे भाई पता भी है जो चीज़ें जिनसे वो आपकी क्यूटिकल्स रिमूव कर रहे हैं, इतनी कुछ जो औजार लेके बैठी होती हैं, उन्होंने प्रॉपर उसको स्टेरिलाइज किया कि नहीं किया? पता है आपको आप सैलून से कितने बैक्टीरिया अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं? नहीं पता ना? चलो परेशान ना हो, कोई बात नहीं। मेरे साथ जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो आपकी तमाम तर परेशानियों को हल कर देंगे। और जो आपको पता है स्किन की जो इन्फेक्शंस होती हैं ना, ये बड़ी डिप्रेसिंग होती हैं। ये इंसान को जिस्मानी तकलीफ़ के साथ साथ नफ्सियाती और जहनी तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर बतूल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश अवाद जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। तो आप तीनों से मेरा ये पहले सवाल है कि मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हर किस्म की स्किन के हामिल अफराद को हो सकती है? ऐसे कौन से बैक्टीरिया? एनी इन्फेक्शन, कोई भी हो सकता है। देखो जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है ना, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चाहे हम सोराइसिस के पेशेंट देखें, एक्जिमा देखें, फंगस देखें, कोई भी बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल इन्फेक्शन हो, ये मैं आपको बताऊँ उसके साइंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके माउथ से। आप सिर्फ ज़बान देखकर बता सकते हैं और ज़बान में वो चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं कि उसके ऊपर जो लेयर बननी शुरू हो जाती है वो आपको इंडिकेट कर रही होती है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 डेज़ के बाद, 10 डेज़ के बाद आपको ये इन्फेक्शन होने वाला है।
चाहे वो फंगस हो चाहे बैक्टीरियल हो, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। नो वंडर बच्चों में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं चलो ज़बान बेटा बाहर निकालो कुछ और। यस, तो वो साइंस होती हैं बेसिकली जो आपको पता चलना शुरू हो जाती हैं, और उसकी इसीलिए कहते हैं कि ना माउथ हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप माउथ हाइजीन का ख्याल रखेंगे, वो बैक्टीरिया आपके स्टमक में नहीं जाएगा, वहाँ से उसकी कॉलोनाइजेशन नहीं होगी, यानी बढ़ना नहीं शुरू होगा वो स्टमक एसिड के साथ जाकर मिक्स होकर, और जब वो बढ़ेगा नहीं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्टमक एसिड में चला गया तो फिर उसकी जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और फिर आपको साइन सिम्टम्स ऐसे निकलते हैं कि आपको जो है वो सिस्टिक, चेहरे पे एक्नी होनी शुरू हो जाती है, जगह जगह फोड़े। अगर आप आजकल जो है वो स्टेफिलोकोकस इतना कॉमन हुआ हुआ है, हर बच्चा जो है एक फोड़े के साथ आ रहा है, हर बच्चा। क्या है जी, मैं समंदर में चला गया था, मैं स्विमिंग पूल में गया था, हम जो है वो फार्म हाउस पे गए थे, तो वहाँ से इन्फेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इतने इन्फेक्शन हैं कि आपने फौरन, लेकिन अगर एक इन्फेक्शन ऑल्सो, अगर एक इन्फेक्शन ज़्यादा आदमी किसी पूल में जाता है और उसमें बाकी लोग भी आते हैं तो उनकी स्किन भी तो इन्फेक्शन कैच कर सकती है। आपको पता है मेरे पास जो 2-2.5 महीने से स्केबीज के पेशेंट हैं, उनको 2-2.5 महीने पहले सही हो गई, ठीक है, अब उनको तो लग रहा है कि सही हो गई। लेकिन अगर आप पूरी फैमिली में 8 लोग हैं और यू आर लिविंग इन 3 रूम अपार्टमेंट, आप 8 में से 5 लोग सही हुए और 3 नहीं हुए, तो बस वो 5 लोगों की इम्यूनिटी इस स्टेटस पे पहुंच गई कि आपको विजिबल नहीं है, लेकिन आपके 3rd लेयर में है वो। अब आप गए स्विमिंग पूल में, आप जाकर कूद गए, जब आपको पता है आपको बॉडी में इन्फेक्शन था, तो इस तरह क्या है, उस साइकिल में से लोग निकल नहीं पा रहे, तो इसलिए जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे कोविड को लेके एहतियात की है तो बाकी भी चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। मुझे बताएं डॉक्टर बिल्कीस, क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी क्या मौसमियाती होती हैं? कुछ होती हैं, कुछ होती हैं। देखिए, और आपको जैसे एक्जिमा है ना, वो आपको किसी के वॉशरूम यूज़ करने से भी हो जाता है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी होती हैं। अगर मियाँ को है तो बेगम को भी हो सकता है। बिस्तर पे अगर किसी को एक्जिमा बैठा है और आपने चादर चेंज नहीं की, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, उनमें से किसी को अगर ये बीमारी है तो ये इस तरह भी ट्रांसफ़र हो सकता है। हाँ, लाइक टू इंटरप्ट हियर, एक्चुअली एक्जिमा इज़ नॉट कंटेजियस, एक्जिमा नहीं फैल सकता, वो बाकी जो इन्फेक्शंस हैं दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। स्केबीज हो सकता है कंटेजियस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं बहुत सारे जो कंटेजियस हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, एक्जिमा क्या है? एक्जिमा इज़ अ स्किन कंडीशन जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स पे होता है। देखें वो सोराइसिस है। आई एम एक्चुअली डॉक्टर बतूल, वो सोराइसिस है। एक मिनट देखें, तो एक्जिमा इज एक्चुअली व्हेन योर स्किन बैरियर इज नॉट इंटैक्ट। एग्जैक्टली, इट कैन बी बाय बर्थ, इट कैन आल्सो बी, हाँ, ये है कि बाय बर्थ भी होता है, लेकिन वो अगर मुझे एक्जिमा है तो मेरा आपको नहीं लग सकता। एक्जिमास आर नॉट कंटेजियस। अच्छा, एक्जिमा का वेदर से भी बड़ा ताल्लुक होता है। जैसे मैं यूके में बहुत एक्जिमा के केसेस देखती हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर उम्मे राहील भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मे आ जाए, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, एक्जिमा जो है ना वो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। हाँ, दिस इज नॉट इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, वो जो है ना इम्यूनिटी का नहीं है। बट सोराइसिस जो है वो नहीं फैल सकता। देखिए, एक्जिमा उन लोगों को लग सकता है। मुझे एक्जिमा और एस्थमा दोनों नहीं। आपने मुझे इंटरप्ट किया तो मुझे बोलने, आई एम सॉरी। नहीं, आपने इंटरप्ट किया तो पहले लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। ठीक है, ये गलत है। हाँ, प्लीज। एक्जिमा और सोराइसिस दोनों डिफरेंट है। एक है इम्यून डिसऑर्डर, आपको इम्यूनिटी की वजह से होती है, वो है सोराइसिस। सोराइसिस किसी को नहीं लग सकता। एक्जिमा होता है, एक्जिमा और एस्थमा सीसो करते हैं। जिसको एक्जिमा होगा उसको एस्थमा भी हो सकता है, और उसको फूड एलर्जीज भी हो सकती है। हाँ, उसको एलर्जीज भी हो सकती है। और जो स्केबीज होती हैं वो अलग चीज होती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और हम लोग हमारी नेचुरोपैथी में कहते हैं कि ये जो दाद और चुंबन दोनों को डिफरेंट करते हैं। और दाद अगर घर में किसी एक को है, जिस तरह मैंने कहा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी, किसी को अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर हस्बैंड को है तो वाइफ को भी हो सकती है। इवन दो के अगर बिस्तर पे बैठे वो भी लग सकती है। बाज़ औक़ात आपके घर में मेहमान आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, उनको ये बीमारियां होती हैं, वो आपके तमाम घर में फैला देते हैं। इवन दो कि वो आपका वॉशरूम यूज़ करते हैं, रिंग बॉम वगैरह, इसको अलग अलग हम नाम देते हैं, वो भी लग सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक्जिमा उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें IgE लेवल्स अक्सर औकात बढ़े हुए होते हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो राइट के
it's associated with asthma, it's associated with food allergies. ये एक ट्रायड होता है जो बच्चों में अर्ली साइंस में ऐसे प्रेजेंट करता है, उसको एटोपी कहते हैं. If someone has a defected skin barrier, they are more prone to have allergic reactions in their body. और ऐसे लोगों में ड्राइनेस भी आपको बहुत होती है. मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग पेट्रोलियम जेली भर भर के बच्चों को लगा रहे होते हैं. हमारे स्किन बैरियर्स जो हैं, they have a protective role in our body. अगर किसी का by birth or due to some extra environmental जी हाँ, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी होती हैं. Exactly, क्योंकि आजकल UK वगैरह में जो weather changes, extreme weather changes, and then they use a lot of heated houses होते हैं, जिसकी वजह से स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, स्किन के बैरियर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, एंड देन ऐसे लोगों के लिए इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. अच्छा, लेकिन एक्जिमा बेहतर हो सकता है कि सर्टेन एज में जाके. आई कैन अश्योर यू एक्जिमा इज नॉट कंटेजियस. मुझे एक्जिमा है तो मेरा आपको नहीं लग सकता. अच्छा, एक वो भी तो डिजीज होती है कि जिसमें आपको बच्चों को वो स्केबीज होता है, इसको सोराइसिस कहते हैं. स्केबीज इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ माइट. ये एक किस्म का माइक्रोस्कोपिक जरासीम होता है जो कि हमारी स्किन में बरो करता है, एंड इट लाइक्स टू रिजाइड ऑन दोज प्लेसेस जो कि वार्म एंड सॉफ्ट होते हैं, जैसे वेब्स ऑफ द फिंगर हो गए, जैसे नेल्स के नीचे हो गए, आर्मपिट्स हो गए आपके. हाँ, या एग्जैक्टली, आर्मपिट्स, जेनाइटल एरियाज, ये वेब्स ऑफ द फिंगर. मेनली जब बच्चे आ रहे होते हैं हमारे ओपीडीज में, सो द फर्स्ट डायग्नोस्टिक साइन दैट वी सी इन अ टॉडलर, और जो बच्चा जो माँ के गोद में है, उनका सोल इन्फेक्टेड होता है, तो हम वहीं से पहचान लेते हैं कि ये पूरी फैमिली जो है इनको स्केबीज है. एंड व्हाट इज़ द डिलेमा ऑफ द सिचुएशन दैट वो बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए आ रहे होते हैं, एंड दे आर ओके विथ देयर सूखी खारिश, क्योंकि वो उनके फोड़े फुंसियाँ नज़र नहीं आ रहे, they are स्किन के अंदर है. हाँ, yes, they are not secondarily infected. क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी कम है तो बच्चे का सरफेस एरिया भी कम है, तो वो जो माइट होता है, इट मल्टीप्लाइज लाइक एनीथिंग, एंड देन द बच्चा कैचेस द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और मैंने वाकई देखा है, बच्चे जो है ना, उनकी स्किन जो है वो ज्यादा, हमें इससे जो परेशान भी बच्चे दिखाई दे रहे थे, उनमें हमें सबसे ज्यादा कौन सी स्किन बैक्टीरिया से बचना चाहिए? देखिए, स्किन जैसे अभी डिफरेंट टाइप के स्किन जो डिजीज़ होती हैं, अच्छा बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के हैं. अब हम बात करेंगे तो वो बेतहाशा टाइप के बैक्टीरियाज हैं, हमें नहीं अंदाज़ा होता कौन सा बैक्टीरिया किसको हिट कर रहा है. कॉमनली जो डिजीज़ आ रही होती हैं, जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं हमारे पास, वही आते हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, आपका स्केबीज़ है, ये मोस्ट कॉमन आते हैं. या फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं, ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होते हैं. पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी डिजीज़ है, हाइजीन सबसे मेन रोल अदा करती है. हाइजीन के बाद सबसे दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इलाज कर रहे हैं लेकिन अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, कोई इलाज काम नहीं करेगा. अच्छा, फिर ये होता है कि जी ये चीज़ इसके लिए है तो इसके मतलब ज़िंदगी भर हर किसी ने वही लगानी, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर हम 4 लोग बैठे, हम चारों की अलग प्रैक्टिस है, हम चारों की जो प्रैक्टिस है वो डिफरेंट अंदाज में जा रही है. तो हो सकता है ये जो चीज़ पेशेंट को दे रही हूँ वो चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को ना दे रही हूँ. तो वो जो प्रैक्टिस होती है, ये हमारी जो रिसर्च होती है, हर इंसान की अपनी रिसर्च होती है, वो अपनी स्टडीज़ के हिसाब से कर रहा होता है. तो अब लाइक मेरे पास अगर पेशेंट आ रहा है, बहुत से लोग एक्जिमा या सोराइसिस जो है वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं. बेतहाशा ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो बहुत छोटी सी चीज़ से ठीक भी हो जाते हैं. जैसे कि रूट कॉज पकड़ रहे हैं आप और उसको लग के इलाज कर रहे हैं, और मतलब स्विच नहीं करे, आज इनके पास फिर इनके पास, ये छोड़ दो ये लगा लो. और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिर्फ लगाने पे एहतियात कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं कि बैक्टीरिया को किल कैसे करना है, आपको हाइजीन का कितना ख्याल रखना है, आपको डाइट क्या लेनी है, ये सब चीज़ें आप नहीं करें तो ज़िंदगी भर आप सिर्फ दवाओं पे रहेंगे. ये बात आपने बिल्कुल सही की. अच्छा, एक्जिमा के मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को तो देखा है कि बच्चे, जब छोटे बच्चों को एक्जिमा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बड़े होते हैं, जो अपनी टीन्स में जाने से पहले वो बच्चे ठीक हो जाते हैं. कुछ बच्चे ठीक हो जाते हैं. तो ये बॉडी के अंदर भी आपकी एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो लड़ रहा है. यस, एग्जैक्टली. बेसिकली हमारे अंदर जो है वो 2 किस्म के, जब हम पैदा होते हैं तो 2 किस्म के इम्यून सिस्टम काम कर रहे होते हैं. जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है. अच्छा, जो जैसे अभी डॉक्टर महविश ने बताया, जो एटोपी होती है, ठीक है, वो आप बाय बर्थ लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है. अब जो है वो एटोपिक डर्माटाइटिस में कन्वर्ट होती है. अगर उसको आपको कन्वर्जन से, इसलिए आपने सुना होगा बहुत से कि आपको अगर पैदाइशी जो है एस्थमा है तो आपको आगे जाकर एक्जिमा और ये बीमारियां होंगी, ठीक है. तो वो बेसिकली इसीलिए होता है. लेकिन अगर आप इम्यूनिटी, जैसे मेरी सास जो है वो एस्थमेटिक है, ठीक है, तो मेरी बेटी जो है वो बाय बर्थ एस्थमेटिक हुई, उसको नमूनिया भी हुआ, लेकिन अब नहीं है, सही.
द थिंग इज कि आप जितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, विटामिन ए, सी, डी, ई, ये चीज़ें आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसकी बॉडी में आप उसे ऑप्टिमल लेवल पे रखेंगे, उसका लंग्स, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही ग्रो करती है। और वो जितनी अच्छी इम्यून सिस्टम आप उसकी जो लेयर होती है ना, बारीक लेयर होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हर ऑर्गन के ऊपर जो लेयर है अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसका मतलब इसी तरह हमारी सिर्फ लगाना नहीं है, खाना भी है, एग्जैक्टली, परहेज भी इसी तरह स्किन के ऊपर जो लेयर है अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्किन बैरियर सिस्टम, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आपको कोई भी बैक्टीरिया। इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? हम तो खुद स्ट्रॉन्ग करने के हम आपको हमारे तो अभी हमारे अगर वो खून का टेस्ट करा लिया जाए तो हम वो एनेमिक भी निकलेंगे, हमारे तो विटामिन पूरे नहीं है। एक और चीज B12 बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को भी स्किन डिजीज से बचना है तो उसका B12 बहुत अच्छा है, खासकर सोराइसिस में। विटामिन D3, विटामिन B12 और उसके अलावा विटामिन E, ये चीज़ें उनको ज़रूर लेना। और मीठा बिल्कुल नहीं लेना। अगर वो मीठा खाते रहेंगे, कोई भी एंटी फंगल सप्रेसेंट दवा लेते रहेंगे, हफ्ते में कुछ डॉक्टर्स देते हैं एक दफ़ा आपने खाना है, वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए खाते हैं। और हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। हाँ, और आपको पता है आपके गुड बैक्टीरिया, एक मिनट क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, ये जो सैनिटाइजर्स लगा के सारे गुड बैक्टीरिया आप लोगों ने ख़त्म कर दिए। आराम से इस्तेमाल किया करें, क्या हो गया आप लोगों को? छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद डॉक्टर बिल्किस को मैं किचन काउंटर में भेजूंगी, कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर उम्मे राहील इस वक्त किचन काउंटर में मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि वो पहली ऐसी क्या चीज़ बना रहे हैं जो कि जो वायरल जो स्किन इन्फेक्शंस भी होती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं, उससे हमें निजात दिला सकती हैं। लेकिन साथ में प्लीज़ प्रॉपर तशखीस के साथ आप अपना इलाज शुरू कीजिएगा। जी उम्मे, पहली चीज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हर्ब्स के अंदर या हम कहते हैं ना नेचुरल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी वायरल होती हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वायरस बहुत जल्दी सही हो जाता है, यकीनन बतूल और ये डॉक्टर सेकंड करेंगे। उसके लिए हमें एंटीबायोटिक पे जाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक डॉक्टर खुद महसूस ना करें। बट अब आजकल जो दौर चल रहा है कि ज़रा से भी खांसी हुई, बुखारी, आपने फौरन बच्चे को भी एंटीबायोटिक पे डाल दिया, ये बहरहाल गलत है। एंटीबायोटिक जो मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें आपको लाजमी एंटीबायोटिक लेनी होती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को भी तो टाइम नहीं देते ना कि वो कुछ करें। 3 दिन जब आपकी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स के ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा, मेडिसिन मुझसे बहुत सारी मिल जाती है, बट नेचुरली जो है ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो अगर हम रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम बहुत सारे बैक्टीरिया से, वायरस से, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सही। अच्छा, उसके लिए हमें किसी इन्फेक्शन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको रूटीन में इस्तेमाल करते रहें। अगर रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, घर में किसी को जैसे एज़मा है या कोई स्किन डिजीज़ है तो वो चीज़ें लेके चलते रहें तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, वर्स नहीं होती। सबसे पहले हम एक ऐसा एंटीबायोटिक जो है वो बना लेंगे, एक मिक्सचर जो कि हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। सबसे पहले इसमें लेंगे हम मनुका हनी। शहद बहुत सारे होते हैं लेकिन मनुका हनी की खास बात ये होती है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ये मिलता है, वहाँ से आता है और थोड़ा सा महंगा भी होता है क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है और कम बनता है, लेकिन ये बहुत ही हैवी एंटी बैक्टीरियल है। ओके। खाली मनुका हनी भी इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कि हमने कुछ ना कुछ दिखाने, सिर्फ कहेंगे शहद खा लो तो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि शहद तो हम बहुत खाते हैं। लेकिन मनुका हनी हमने लिया हाफ कप। इसमें जो है आप जो प्याज आपने काटनी है, तकरीबन स्मॉल छोटे साइज की प्याज काट के आपने चॉप करके ये डालनी है। लहसुन जो है, देसी लहसुन, यूँ समझ लें कि 1 कप हनी लिया है आपने, 1 कप हनी के अंदर तकरीबन 1 मीडियम साइज की या स्मॉल साइज की प्याज काटी है। ठीक है। और 1/4 कप जो है देसी लहसुन भी देसी, इसको भी चॉप करके हमने डाल दिया। ठीक है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। और इसमें 1 पिंच हम डालेंगे हल्दी की, और ये हमारा जो है ज़बरदस्त सा एक होम मेड जो है हमारे किचन से एक एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक तैयार हो गई है। अच्छा, इसको आपने इस तरह से बना लिया, लहसुन और प्याज। ये तो बहुत मजे की भी लग रही है कि आपने हनी के अंदर अगर आपने प्याज डाल दिया है, लहसुन उसमें डाल दिया है, उसमें आपने हल्दी डाल दी है, और आखिर में एक जो चीज़ है जो कि खुद बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है वो एप्पल साइडर विनेगर। ओके, 1 स्पून हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे।
राइट। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त सा हमारा मतलब एंटीबायोटिक बन गया। ये आपने घर में बना के रखना है, और घर में इस तरह की कोई चीज़ चल रही है, ये आपको लगता है ऐसा जैसा बारिश का मौसम है या वेदर चेंज होता है, तो घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको जो है, या जितने भी लोग हैं, लेकिन 10 साल से बड़े लोगों को, इसलिए कि नॉर्मली जो मनुका हनी होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता। ठीक है, हाँ। इसको जो है आपने 1 टीस्पून रोजाना कंज्यूम करना है। इसको वैसे भी खाया जा सकता है, इसका कोई और इसको आप इसको चबाएं, फिर आप चबा के और आपने इसको खाना है। इसी के साथ बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, तो पिसा हुआ नहीं डालेंगे। और ये ऐसा एंटीबायोटिक नहीं कि जिसके साथ आपको पानी की जरूरत हो। बिल्कुल भी नहीं, आपको मजा आएगा खाने के साथ, मतलब खाने के बाद खा लें, शाम को खा लें। तो ये आपको दिस इज नॉट फॉर टॉडलर्स, डॉक्टर उम्मे राहिल ने आपको पहले बता दिया। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज हाँ बोले। हाँ जी जी। अच्छा, एक चीज होती है कि आप डिफरेंट चीजें, हम ऑइंटमेंट्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लगाना टॉपिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइनेस होगी या कोई चीज है उसको स्प्रेड करने से रोकने के लिए। जी जी। ऐसी चीजें डिफरेंट। तो हम जो आज बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एलोवेरा जेल। हमने लेना है, प्रोसेस ले लें या फ्रेश ले लें। दूसरी चीज जो एंटी बैक्टीरियल होती है, आपने हमेशा सुना होगा चांदी, प्योर चांदी जो है। अच्छा, इसमें हम प्योर चांदी के जो है एक चांदी का वर्क लेंगे। अच्छा, ये इसकी खास बात है कि आपने लेना प्योर है। अब आप हलवे पे पहले जमाने में डालते थे और रखते थे, मुंह में घुल जाता था। आज तो पन्नी बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही, वो मुंह में मुड़ गया है। ये मैंने खीर खा रही थी, मेरे मुंह में क्या चीज चुभ रही है। तो ये जो है इसका ख्याल रखना है कि अगर आप चांदी का वर्क ले रहे हैं तो ये प्योर होना चाहिए, क्योंकि इसकी खास पहचान ही होती है। इसको आप हाथ पे रखेंगे किसी चीज के साथ, और इसको जब लगाएंगे तो चांदी की जो होगी वो आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर नकली होगी तो पन्नी बन के जैसे वही उतर जाएगी। जी, बात सुने, तो ये जो भी चांदी की, ये आप लेकर आए, मेरी टीम लेकर आई है। आपकी टीम लाई है। मेरी टीम, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरी टीम ने लब ली है। अच्छा जी। इसके बाद हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने लिया एलोवेरा जेल। इसके अंदर हम 1 से 2 चांदी के वर्क खालिस वाले डालेंगे, और इसके बाद एक और चीज़ जो कि एंटीबैक्टीरियल है, वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते ये ताज़ा हैं, इसका आपने पेस्ट बनाना है। ये तकरीबन आपने 1 स्पून इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का आप किसी सोप के अंदर भी डाल के एंटी बैक्टीरियल सोप अपनी वॉश करने के लिए भी बना सकते हैं कि सोप आपने पोर एंड मेल्ट के अंदर आपने चीज़ें ऐड कर दी। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई, ये बड़ा अच्छा सा आपका मरहम बन गया है। जिनको भी इन्फेक्शंस हैं या जैसे एक्जिमा, सोराइसिस जो भी है, ये अगर हम लगाते हैं दिन में किसी भी वक्त लगा लीजिए, इसमें लगाने में कोई मसला नहीं, एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर कह के भाई नीम की वजह से ये हरा हरा सा लग रहा है, तो आप सिर्फ चांदी का वर्क और जो है एलोवेरा जेल मिला के रख लीजिए, तो और ये रात को लगा के सो जाइए। मम्मी मुझे बताएं, कहते हैं नीम के पत्ते वैसे भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, जैसे आप पानी की बाल्टी के अंदर भी इसको डाल दें धो के। तो मेरे तो घर में टेरेस के ऊपर नीम का वो जो पेड़ है वो आ रहा है, तो मेरा बेटा वैसे उसकी टहनियों से लमका होता है, हम कटवाते हैं, इतनी लंबी होगी इसकी टहनियाँ, तो ये पता ही नहीं है कि ये नीम के पत्ते बहुत से पानी में आप डाल के उससे नहा लीजिए। उसके अलावा इसका जो है ना, आपने जैसे क्रश करके अपने फेस वॉश जो भी माइल्ड सा वॉश है उसके अंदर ऐड कर लीजिए, बॉडी वॉश के अंदर ऐड कर लीजिए, या जैसे सोप फ्लेक्स होते हैं उसको गर्म करके उसके अंदर डाल के आपका साबुन तैयार हो जाएगा। आपका साबुन नीम का नॉर्मली मिलते हैं। तो ये हर तरह के एंटी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए, खासकर स्किन डिजीज के लिए बहुत इफेक्टिव। और उनमें जो बच्चों को जो खारिश वगैरह होती है उसके लिए भी अच्छा है। जो नीम सोप इस्तेमाल करना चाहिए, नीम सोप इस्तेमाल करें, नीम वाले पानी से उनको नहलाएं। लेकिन नहाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम अक्सर खास करके गर्मी में भूल जाते हैं कि स्किन को मॉइस्चराइजिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हम कहते हैं जी गर्मी में चिकनाई तो हम लगा ही नहीं सकते, और जितनी स्किन ड्राई होगी उतनी ही आपकी जो भी स्किन की कंडीशन है, जो भी आपका इन्फेक्शन है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो मॉइस्चराइजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए जो है कलौंजी का तेल, नीम का तेल, ऑरिगानो ऑयल, ये वो तेल हैं जो आराम से मिल जाते हैं। आप इनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं और इसको आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। अभी जैसे ब्रेक में मैं बात कर रही थी कि मुझे बहुत सीवियर एक्जिमा हुआ था एक ज़माने में, अब तो 20 साल हो गए इस बात को। इतना था कि उसमें से बाकायदा पीप और ब्लड आता था। अल्लाह। और वो मतलब वो रुक जाता था और जैसे मौसम चेंज होता वो फिर बढ़ जाता। और उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले बहुत इलाज होता रहा, समझ में नहीं आया। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ लगाई और कितने मैंने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाया। एक ये नीम से वॉश करना और दूसरा जांबे का तेल। और आज कोई ढूंढ नहीं सकता कि मेरी बॉडी में वो था कहाँ पे।
वाओ। और ये जो मेरा नहीं, मैंने अपने कितने पेशेंट्स को, मतलब बाहर से भी आए हुए पेशेंट्स को, कि दुनिया से उन्होंने इलाज करवा लिया, सिर्फ एक ही शर्त थी, मैं कि सिर्फ नीम जो है इससे आपने नहाना है और जांबे का तेल लगाना है। जब कड़वा तेल लगाते हैं तो बहुत इचिंग होती है, बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उस पर बर्दाश्त करना बहुत एक सब्र का काम होता है। लेकिन आप 10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए और वो जितनी जल्दी हील करता है, उसको गायब करता है ना, वो दोबारा नहीं होता। जबरदस्त। चलें, अच्छा नेक्स्ट हम क्या चीज़ बना रहे हैं? बस हमारी चीज़ें कंप्लीट होगी। अच्छा, आपने ना उनमें एंटीबायोटिक का जिक्र किया, मुझे बताएं एंटीबायोटिक्स कौन सी सूरत में लेनी चाहिए और कौन सी सूरत में इनको अवॉइड करना चाहिए? उनमें आ जाए आप। हाँ, अच्छा, कुछ पेशेंट रिप्रेजेंट करते हैं कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स के साथ। अगर आपको उसके साथ बुखार हो रहा है, आपकी बॉडी में जो है हरारत है, आपको पूरे दिन में 24 घंटे में डॉक्यूमेंटेड, यानी आपने थर्मामीटर से चेक किया, सिर्फ फील नहीं किया, देन आपको एंटीबायोटिक की नीड होगी। आपके पेशाब के कलर में चेंजेस आ रही हैं आफ्टर 3 डेज या 4 डेज, अगर आपको पेशाब में के कलर में चेंजेस आ रही हैं, आपके ज़बान पे जो है वो ग्रोथ हुई भी है, देन आपको जो है वो एंटीबायोटिक यूज़ करनी होगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको फोड़े निकल गए और डॉक्टर डायरेक्ट जो है 1 ग्राम और 2 ग्राम जो है वो एंटीबायोटिक लिख कर दे दी। अगर आपको बुखार नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ कीजिए और अंदर से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। अंदर से इम्यूनिटी किस तरह स्ट्रॉन्ग होती है? जो भी बैक्टीरिया या फंगस या वायरस होता है ना, या कैंसर सेल इवन, वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी में फलता फूलता है। Okay. तो सबसे पहले आप चीनी छोड़ दीजिए और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी आपने जो कि आपकी एसिडिटी को इन्हेंस करे। और अगर आपको एसिडिटी होती है, तेजाबियत आप फील करते हैं खाने के बाद, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए ताकि आपको ऐसी मेडिसिन दी जाए जो कि आपकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकें। समटाइम्स हम सिर्फ एंटासिड देते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है टॉपिकल एंटीबायोटिक से। ठीक है, तो इसलिए आपको 1 ग्राम नहीं खाने की ज़रूरत है। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको बुखार भी हो रहा है तो फिर हम जो है एडवाइस करते हैं कि आप एक CBC ज़रूर कराइए, ताकि अगर उसमें वाइट सेल काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है देन आपको एंटीबायोटिक की। लेकिन बात वहीं पे आ गई कि आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खुद से इस डिस्कशन से भी लेके खुद आपने नहीं करना। कॉलर हमारे साथ मौजूद है मंडी भाउद्दीन से इकरा। अस्सलाम वालेकुम। इकरा, टेलीविजन से दूर हो जाओ फौरन इसी वक्त। आप बताओ क्या पूछना है? इकरा, मुझे कक समझ में नहीं आ रही, टेलीविजन की आवाज बंद कर दो। बंद कर दिया। अब बताएं। स्किन पे एक्ने है। स्किन पे एक्ने है और ये खुशी हो रही है आज आप मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं सदके मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ एज क्या मेरी जान? आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा स्कार्स बन गए। आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छा, इनकी आवाज़ आप प्लीज़ हमें दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा, स्किन पे एक्नी है तो स्किन की एक्नी। अच्छा, जो एक्नी है ये तो एक वैसे ही हमारे मतलब ये नहीं कह सकते कि मौसमियाती है, ये आपकी ब्लड में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्नी हार्मोनल चेंजेस है। देखिए, जैसे ही बच्चे एडोलेसेंस आपको यहीं से शुरू कीजिएगा, लेकिन ब्रेक आ गई है। Okay. मैं कट नहीं करना चाहती आगे आपको, फिर गुस्सा ना हो जाए आप। हो जाते नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं जो हमें वायरल स्किन इन्फेक्शन होती है, जो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होती है, जो बैक्टीरिया खुद हम जाके स्विमिंग पूल से, सैलून से और वो जो गली मोहल्ले के लिटरली जो पार्लर से हम लोग लेकर आ रहे होते हैं, और कभी कभी खुद भी हमें बहुत शौक होता है कि हम किसी दोस्त से पूछे, अल्लाह तुम्हारा काजल बड़ा अच्छा दिखाना, मैं वही काजल अपनी आंखों में घुस घुस के लगा रही होती हैं। उसके बाद उनकी लिपस्टिक, आपने किसी का मेकअप यूज़ करना है, एक प्रोटोकॉल होता है, आप उसको साफ करें, खुदा ना खासा अगले को स्किन की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, उसका टॉवल इस्तेमाल करके। हाय हाय, मैं क्या बताऊँ, एक बार मेरे कानों ने सुन लिया कि किसी ने किसी का टूथब्रश भी इस्तेमाल कर लिया। बस जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे लंबी जिंदगी दी, वरना ऐसी पता नहीं हमारे आसपास के लोग क्या क्या हरकतें करते हैं। मैं भी मरी पड़ी हूँ, ऐसा क्यों मेरे साथ, ठीक है। हम बात करें जनाब स्किन डिसीज की, और ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉल में आई थी कि उनको एक्नी बहुत है। एक्नी क्या मौसमियाती होती है वैसे, ये मुझे बताएं। एक्नी जो है बेसिकली इट कम्स विद हार्मोन्स। जब भी बच्चे अपने चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आ रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द हार्मोन्स हमारी स्किन भी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। स्किन के डिफरेंट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं।
पाइलोसेबेशियस यूनिट्स होते हैं हमारे जिनमें एक्नी के दाने बनते हैं, उन्हीं खोलियों में से आपके वो हेयर फॉलिकल्स भी निकल रहे होते हैं। वहाँ साइड में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ सीबम, सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर वो जो डक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। एक बार वो डक्ट्स ब्लॉक हो गई तो आपको लगेगा कि जैसे वाइट हेड्स हैं किसी के फेस पे। फिर अगर उनका मुंह खुला है तो आपको लगेगा ये ब्लैक हेड्स हैं। और अगर उसी सीक्रेशन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्नीस, वो अगर ग्रो करने लगे तो आपको लगेगा ये अब पस्ट्यूल बन गया, एक पस वाला दाना बन गया। अब इसी बैक्टीरिया को इस टाइम पे रोका नहीं गया, ट्रीट नहीं किया गया तो आगे चल के वो सिस्ट और एब्सेसिस भी बन सकते हैं। अब ये स्टेज आ गई तो परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी, डीप स्कारिंग हो जाएगी। वो होती है अक्सर। राइट। और बच्चे फिर कभी कभार उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होती है एंड देन वो स्कार्स परमानेंट होते हैं। अब बात का मकसद ये है कि ये एक्नी तो कभी ना कभी आपका ख़त्म हो जाएगा जब तक आपके हार्मोन्स रेगुलराइज हो जाएं, बट द स्कार्स आर गोइंग टू रिमेन देयर टू टेल द स्टोरी फॉरएवर। तो अब गाइडलाइंस चेंज होती जाके मतलब हो रही हैं एंड रिवाइज हो गई हैं। अब कहा यह जाता है कि जैसे ही बच्चे में एक्नी स्टार्ट हो और अगर वो एक्नी स्कार छोड़ रही है तो आप उसका फिर एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और मैं बहुत से बच्चों को देखती हूँ बच्चों की नाक पे, क्योंकि देखिए एक्नी ऐसी चीज़ें जब बच्चों में होती है तो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये एनी स्किन डिजीज दैट एनीवन कैन सी। देखिए अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो वो आप जाके कहीं बैठेंगे, कोई देख नहीं सकता कि अंदर दिल के हाल क्या है आपके। लेकिन अगर इफ यू हैव अ स्मॉल स्पॉट आल्सो ऑन द स्किन तो वो आपको दूर से नजर आए। ऑल्सो डॉक्टर महाविश, ये जो हमारा चेहरा है ये हमारी पहचान है। लोग सबसे पहले तो हमारा चेहरा जो हमें वो देखते हैं ना, तो अगर चेहरे पे खुदा ना खासा कोई चीज हो तो वो कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देती है। गुजरात से हमारे साथ कॉलर मौजूद है जनाब मायदा, और मीनवाइल डॉक्टर बिल्किस मैं चाहूंगी किचन काउंटर की तरफ चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम मायदा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। वो मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मेरे ना फेस पे ये तिल से बड़े ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा। और जो स्किन है ना वो इतनी डार्क हो गई या किसी क्रीम से किसी चीज से भी नहीं सही हो गई। अच्छा, ये जो आपने कहा किसी क्रीम से भी ठीक नहीं हो रही, क्रीम डॉक्टर बता रहे हैं खुद लगा रही हैं? सच से बताना मुझे। मैं खुद से लगा रही हूँ। खुद से लगा? कौन कौन सी क्रीमें लगा छोड़ी अभी तक मुझे बताओ। मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी लगाई है। और ये खुद से लगाई है ना? जी खुद से लगाई है। चलो कान पकड़ लो फौरन। जो कि बात है करने वाली है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या एज है? किसी डॉक्टर के पास गई हो कि नहीं गई? मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर मुझे बताओ किसके पास जाना? दांत सास के पास जाना चाह रही हो? मायदा क्या किया है ये अपने साथ हैं? प्रोग्राम में मैंने कॉल किया ना आप मेरी जान, प्रोग्राम तो ठीक है लेकिन जब तक तुम्हारी प्रॉपर तशखीस नहीं होगी तुम्हें देखेंगे नहीं, और तुमने पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल कर ली हैं, तुमने स्किन के साथ अपना क्या हाल कर लिया है, ये बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले डॉक्टर के पास चले जाओ। मुझे पता है ये हमारे यहाँ आम आवाम में ऐसे ही होता है, तो ऐसा ना समझना कि अकेली वक्री हो। तिल बहुत हो रही इनको स्किन में, कह रही कुछ अब वो कोई क्रीम काम नहीं आ रही, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल खुद भी तो बड़ी क्रीमें लगा रही ना मेरी बहन ने। अच्छा देखिए सबके स्कूल ऑफ थॉट्स अलग है। मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बात करूंगी। हमारी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि तिल लीवर डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है और यूवी रेजिस की वजह से भी हो सकता है, और कुछ तिल हम कहते हैं कि वो वायरल होते हैं, एक निकल आया वो निकलते चले जाएंगे। कुछ तिल लाल होते हैं, कुछ काले हाँ होते हैं। कुछ काले होते हैं, और जो लाल होते हैं उसके लिए अलार्म है, वो घंटी है कि अपना लीवर चेक कराएं। ये चीजें आपने देखना है। अच्छा, और तिल में क्योंकि तिल आपके मुंह पे नहीं निकले, आपकी बॉडी में भी निकले। अल्लाह ना करे तिल के इर्द गिर्द अगर आपको ग्रीन कलर का कुछ नजर आ रहा है, वो पेनफुल है, तो उसके लिए कोई टोटका नहीं, डॉक्टर के पास जाए। अल्लाह ना करे लिफ नोड है, कोई और चीज़ हो सकती है, और आप किसी भी कहीं पर भी जाके उसको रिमूव कराने की कोशिश करें। और अब मेरे पास मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि देखिए चीज़ें कैसी होती हैं। यहाँ लिफ नोड जो हमारी पढ़ाई ये नहीं है, वो तो इधर होते हैं। हाँ, लिफ नोड पूरी बॉडी में होते हैं जो आपके चीज़ों को ड्रेन करते हैं ना, जो आपके टॉक्सिसिटी को ड्रेन करते हैं। मेरे पास एक आए तो उन्होंने बताया कि वो उनके यहाँ तिल था, उन्होंने वो रिमूव कराया। अब वो तिल जो था उसको रिमूव कराने की वजह से वहाँ उनको कैंसर, या तो कैंसर सेल्स डेवलप थे या उसके बाद हुए, वो बेचारे बहुत मुश्किल में आ गए। Oh my God. तो ये जो
छोटे तिल, बड़े तिल, ये सारी चीज़ें जो ऊपर सुपरफिशियल चीज़ें आप करते हैं आप, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं और कैसा है। तिल में पेन नहीं होना चाहिए। बाल हाँ, सही है, ये वाली चीज़ें आप जरा बिल्कुल सब बाल हटा लें। हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ नेल फंगस से अपने बाल थोड़े हटा लें। ओके, हाँ हाँ जी। नेल फंगस का बता रही हूँ। नेल फंगस ऐसा है कि आप उसके लिए दवाएं खाते रहते हैं, आपको दर्द होता रहता है और है ना देखने में भी बहुत बुरा लगता है, सर्जरी तक भी आ जाता है। हाँ, और क्यूटिकल्स आप लगा के और उसका और सत्यानाश करते रहते हैं ना, छुपाने के लिए, ऐसे सब करते हैं। और पाँव में भी हो जाता है, पेनफुल भी हो जाता है, पसी भी हो जाता है। ये जो आजकल लड़कियों को खपता है, वो जो जेल नेल्स करवा रही हैं, वो भी बार बार बहुत ज़्यादा नेल कराने से भी तो प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, फंगस तो एक है कि अलग है, अगर हो गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ता। ये फफूंद है, समझ लीजिए। जैसे वो जो हम अपनी डबल रोटी में आम इंसान के लिए बता रही हूँ कि हमने डबल रोटी बाहर रखी तो उस पर फंगस कैसे ग्रो करता है। ये मल्टीप्लिकेशन इसकी ऐसी होती है। आप नहा के निकलोगे, आप एंटी फंगल भी लगाया है, सप्रेसेंट होगा, थोड़ी देर बाद वो दोबारा ग्रो करने लगेगा। बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ नेल फंगस के लिए। मीठा आपने नहीं खाना, गुड़, चीनी, शक्कर, रोटी भी बासी खानी है, बैंगन नहीं खाना। बासी रोटी मतलब ये रात की पकी हुई रोटी, ताकि वो फर्मेटेड हो जाए। ओके ओके ओके। उसमें फर्मेटेड हो जाए तो चीनी उसमें कम हो जाए। ठीक है, ये नहीं खाना आपने, बैंगन भी नहीं खाना। ठीक है, ठीक है। जिनको नेल फंगस है वो प्याज नहीं काटेंगे, हालांकि प्याज इसकी दवा है लेकिन आपको लगेगा। आलू नहीं काटेंगे, उससे भी आपको जलन होगी। ये चीज़ें भी, टमाटर नहीं काटेंगे। जिनको होता है वो समझते। और मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि जब आपको ये वाली उंगली में हो, मेरे टीचर जो इल्म रखते थे, तालीम नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा जब भी किसी खातून को आप देखो कि इसके यहाँ पे ये फंगस सही नहीं हो रहा, तो उसका यूट्रस का ज़रूर इलाज करो, तो उससे ये सही हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर बतूल कह रही है, इंटरनली चीज़ें पलती हैं, एक्सटर्नली स्किन आपको बताता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। जैसे आपकी नेल्स भी आपकी सेहत के बारे में इतना कुछ बता रहे हो। जी बिल्कुल। अब ये है कि पानी को अच्छी तरह खौलाएं और आपने सेना लीव्स लेना है। 2 कप पानी होना चाहिए। अगर 2 कप पानी एक दफ़ा बना के रख लें। सना के पत्ते बेहतरीन एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी हैं। आपने ये इसमें डालें। आपने इसमें मेहंदी भी डालना चाहें तो डाल दें। और उसके बाद इसको मेहंदी के पत्ते इसमें ऑप्शनल हैं। ठीक है। आपने सना के पत्तों के साथ इसको अच्छी तरह उबाल लिया। जब सना के पत्तों को पहले क्रश करके डालना है, जब इसको उबाल लिया, ये 2 ग्लास पानी 1 कप रह जाए, इसको उतार दें। उसके बाद इसको ठंडा कर दें। जब ये ठंडा हो जाए तो प्योर सिरका, सिंथेटिक नहीं, प्योर सिरका के चंद कतरे डालें। चंद कतरे डालें, 1 चम्मच कोई भी शहद डाल दें। आपका नेल फंगस की बहुत अच्छी दवा तैयार हो गई। स्प्रे बॉटल बना के रखें और नेल फंगस पे इसको स्प्रे करते हैं। अच्छा देखिए, अब मैं कॉलर भी ऐड करती हूँ, लेकिन वो खवातीन घर में जो लॉन्ड्री खुद करती हैं, जो घर में सारे काम करती हैं, खाना पकाने के काम करती हैं, वो तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि एक टाइम पे आपको अपनी नाखूनों को थोड़ा रेस्ट देने की जरूरत भी है और आपको उसे पानी से दूर रखना है। बिल्कुल। और इसका आप कॉलर ले लें, मैं बताती हूँ कि क्या करना। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, हफ्सा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हफ्सा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने मदिया पहले भी ये सवाल किया था अपने बेटे के बारे में। माशाल्लाह उनकी 27 साल एज है। उनके सर में ना खुश्की बहुत है, यानी डैंड्रफ बहुत है। इतनी है कि वो जब सुबह सो के उठते हैं तो बेड पे से बाकायदा मैं झाड़ती हूँ, इतनी जमा होती है। अच्छा, उनकी मेडिकेशन भी मैंने सारी करवा ली, टोटका भी कोई नहीं छोड़ा जो डॉक्टर बतूल ने बताया था, तारा मीरा के तेल में पता नहीं क्या मिला के, यानी मैंने कोई टोटका नहीं छोड़ा, कोई वो नहीं। लेकिन उसको वक्ती तौर से तो फायदा होता है, फिर वो मतलब अब उसके वो कानों में जा रही है ना। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, वो जो जहाँ पे भी वो लगती है ना फेस पे, उसकी इतनी एक्नी होने लगी है इस डैंड्रफ की वजह से कि वो मतलब इतना परेशान हो गया है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। तो आपके पास आज ही मतलब टॉपिक भी इसी रिलेटेड ही है कि मुझे ये बताएं कि सर की जो जिल्द होती है, स्कैल्प जो होता है, उसमें भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है? हाँ, बंदों को इतने पैचेस होते हैं ड्राइनेस के। अच्छा, आपने कितने अरसे से जो अपने बेटे का आपका इलाज आप वो कंटिन्यू रखती हैं? अरे वो तो तकरीबन समझ लें 8-10 साल हो गए उनको। छोटी मतलब जब 16-17 साल के थे जब से उनको ये मसला है, लेकिन पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज्यादा मतलब सीवियर हो गया ये मसला ना। पहले थोड़ा बहुत होता था। और अच्छा, आपका बेटा वैसे कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं वैसे करता? नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे तो आपको नहीं बता रहा, आपके सामने नहीं करता होगा,
लेकिन नहीं, अल्लाह ना करे करें, हाँ अच्छी बात है। हाँ, लेकिन नहीं करते, और वो किसी मामले में नहीं है बिल्कुल, लेकिन बस वो इससे बहुत परेशान हूँ। प्लीज आप जो है ना मेरा इस मसले का हल बैठे इनसे पूछे बताइए। मैं आंसर देती हूँ, अभी डॉक्टर बिल्किस फ्री हो जाती है ना, तो मैं वहाँ जाकर पूरी डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, आप शो देखते रहें, ही इससे रिलेटेड है। चले बस ठीक है, आप शो देखते रहें कि आप डॉक्टर बतूल जो है ना वो आपको प्रॉपर इसका बताएंगे भी। जी हाँ, अच्छा देखिए, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है, जैसे ये कह रहे हैं कान में जा रहे हैं, इसके लिए कैलेट्रोपिस ऑयल यानी आँख का तेल बहुत अच्छा होता है कि आँख का तेल जो है वो आप बनाने का तरीका मैंने काफ़ी दफ़ा बताया। उसमें आप कमीला पाउडर, जैसे 50 ml है तो आप उसमें 1 चम्मच कमीला पाउडर, 1 चम्मच राउंड वाली काफूर डालकर आप है ना ये लगाना शुरू करें। आप कुछ भी लगा लेंगे, चाहे डॉक्टर बतूल बताएं चाहे मैं बताऊं, जब तक आप इंटरनली इलाज इसका नहीं कराएंगे, परहेज नहीं कराएंगे, ये कभी भी सही नहीं होगा। ये हर जो हम बताते टोटकों से चला तो जाएगा वापस आ जाएगा, चला जाएगा वापस आ जाएगा। देखिए जिल्द जो है ना जड़ से खत्म करने के लिए अंदरूनी इलाज जरूरी है। जैसे कुछ ऐसी आपको मेडिकेशन प्रॉपर करनी जी प्रॉपर। मैं आपको बताऊं, सोराइसिस कहते नहीं जाता, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ होम्योपैथिक और हर्बल में, कॉम्बो देती हूँ। कभी कभी मुझे 2-3 साल भी लग जाते हैं उसको सही करने में, और आफरीन है उन पर जो अपने जल्द को सही करने के लिए मुझे इतना टाइम देते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। ठीक है, अच्छा आपको कोई भी इम्यून डिसऑर्डर हो उसके लिए एक बूटी है, मानी हुई बूटी, उसका नाम है दमासा बूटी। दमासा बूटी को पीस कर पाउडर बना के 1/4 टीस्पून आधे कप पानी में आप रात को भिगो दें, और उसको विथ मील्स खानों के दौरान आप लो, तो ये आपकी जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, और आपके जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर ही क्यों ना हो, उसको सही करने में आपकी मदद करता है। और प्रूवन बूटी है, फिगोनिया इसका नाम है, हर कोई इसको पढ़ सकता है। और मैं जिनकी बॉडी ऐसी होती है ना जैसे गल रही होती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि दमासा बूटी उबालो, छानो। उसके लिए मैं कहती हूँ 1 बड़ा चम्मच ले लो, 2 ग्लास पानी ले लो, उबालें, छाने, इसके साथ 1 चम्मच सुमलो बूटी मिला लें, मिला के इन दोनों को उबालें, छाने, उसके बाद आप जो है ना उसका स्प्रे करना शुरू करें। अच्छा एक चीज, अब हम क्या करते हैं, नीम एंटीबैक्टीरियल है, फिटकरी एंटीबैक्टीरियल है, हम इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अगर आपकी बॉडी ड्राई है, ये मजीद आपको ड्राई करेगी, आपको हाइड्रेटिंग की जरूरत है। अच्छा कुछ लोग बेली बटन में भी तो कुछ ऑयल डालते हैं कि बॉडी की ड्राइनेस दूर करने के लिए। देखिए वो मैं आपको बताती हूँ, बॉडी ड्राइनेस दूर करने के लिए सबसे अच्छा तेल है मेरे हिसाब से बादाम का। ओके, अगर आपको स्किन डिजीज है तो सबसे अच्छा तेल है नीम का। अच्छा, और वो जो अपना कोकोनट ऑयल है वो भी तो एंटी फंगल है, उसको अगर आप कलौंजी के तेल के साथ मिला दें ना तो वो मैजिक ऑयल बन जाएगा। और तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है। आप तिल का तेल जो है, तिल काला तेल या सफेद तेल, वो भी बहुत जबरदस्त है, अगर आप वो भी लगाएं। अच्छा आपको सोराइसिस है, एक्जीमा है, तो आपको जैसे जले पे नमक वो है वो याद रहेगा लोगों को, ठीक है। हाँ। कहते हैं ना जले पे नमक नहीं छिड़को, लेकिन इस जलन को जो आपको पूरी जिंदगी रहती है, आपकी शख्सियत तबाह कर देती है, उसको सही करने में आपकी ये जो लाल नमक है ये आपकी मदद करता है। कैसे? आपने हल्का सा जहां आपको है, आपने पिंक सॉल्ट ऑथेंटिक में बड़ी बात है, लेकिन इसको लाल नमक एक ही चीज है। पहाड़ी, आप इसको पहाड़ी नमक का अभी तो हमारे मुल्क में तो मिल ही जाएगा। अब देखते हैं अगर पहाड़ खत्म हुआ तो फिर हम पाकिस्तानी बहुत कैसे बना लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो आपने क्या करना है, ये पिंक सॉल्ट लेने, थोड़ा सा पानी लगाया, और जहां आपको एक्जीमा है, सोराइसिस है, आपको बैक्टीरियल फंगल कोई भी इन्फेक्शन है, सही है, आप इसको डॉक्टरी कोई भी नाम दे, आपने ये पानी लगाया, उसके बाद आप नमक ये वाला नमक लगाया, इससे बड़ी जलन होगी। आपने फिर गिनती गिनना या कोई आयतें पढ़नी है जिससे आप बर्दाश्त कर सकते। हाँ। ठीक है, आपने 10 मिनट तक, उसके बाद इसको पानी से धो लें। हाँ। धोने के बाद कोकोनट ऑयल लगा लें। ओके, आप ये करके देखें, अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये उनके लिए है जिनको स्किन में हर वक्त, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि हर वक्त खुजा रहे होते हैं। हाँ, ऐसे खुजा रहे होते हैं। जी। तो वो ये करेंगे और फिटकरी वाले पानी से नहाएंगे। ओके। लास्ट रिंस फिटकरी वाला पानी
अपनी बॉडी पे डालेंगे, उससे उनको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर अच्छा लगा लें, बादाम का तेल लगा लें। और अगर आपकी ड्राइनेस है तो प्लीज आप नीम इस्तेमाल ना करें। ड्राई पे, ड्राई बहुत ज्यादा ड्राई है तो क्या करते हैं, नीम का सोप बना लेते हैं, नीम उबाल के उसका पानी आप डाल सकते हो। और जैसे मैं आपको बताऊं, माइट्स का कोई भी मसला है ना, जो आपको स्केबीज हो जाती है, उसके लिए नीम से बेहतरीन चीज कोई नहीं। दवाइयां अंदर से खाएं और नीम को सिलबट्टे पे पीसे, जैसे कबाब बनाते हैं। अच्छा। सिलबट्टे पे पीस कर जहां आपको है, जो ये होता है अक्सर फोल्डिंग एरियाज पे, कुछ को इधर भी होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ये नीम लगाया, पट्टी बांध दें और आप ये पट्टी बांध के देखें कितने 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हटाया, अगेन आपने इसको पानी से वॉश किया। कौन से पानी से? फिटकरी वाले पानी से। पानी भी सादा नहीं होना चाहिए, नहीं, फिटकरी वाले पानी से वॉश किया। उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल लगा लिया। दवा परहेज, हम कहते हैं नाइट शेड्स नहीं खाना चाहिए। नाइट शेड्स में बैंगन भी आता है, बैंगन भी स्किन डिजीज को एग्रीवेट करता है, हालांकि बैंगन कितना अच्छा है, वो भी आपने नहीं खाना। ग्लूटेन फ्री खाना है। बैंगन जरूर अच्छा होगा, मुझे तो बचपन से नहीं पसंद। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मेहना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? अल्लाह ताला आपका ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। मैंने डॉक्टर बलकीस से और डॉक्टर फराज से बात करनी थी। ये डॉक्टर फरा कौन है? आई नहीं है डॉक्टर फरा आज नहीं आई। ओहो सॉरी, ये कौन है? डॉक्टर बलकीस से बात करनी थी। अच्छा जी जी। आईज के नीचे ना लाइंस हैं और कोई अच्छी सी क्रीम बता दें या आपके एंटी एजिंग के हवाले से भी मास्क बता दें। अच्छा ठीक है। देखिए, अगर ये ड्राई जोन है ना, अगर है तो आप रात को प्योर वैसलीन भी लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली हाँ, वो भी आप लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से पम्पकिन सीड यानी कि आम अल्फाज में लौकी का तेल लगा लें। अच्छा, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन रोज लगाना, ऐसा नहीं कि जब याद आया लगाया, जब याद नहीं आया नहीं लगाया। सोने से पहले या दिन में भी लगा सकते हैं? सोने से पहले। स्किन रिजीम आपने सोने से पहले करनी है। स्किन रिजीम जितना भी आप सोने से पहले करेंगे अपनी ब्यूटी के लिए, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सही। और खुदारा ये ना करें कि हर वक्त कहीं पर भी जा रहे हैं, जहां पर आपको यूज करना चाहिए इस तरह की चीजें, जैसे किसी का वॉशरूम यूज करें तो आप उसको पहले जो है ना डिसइंफेक्ट करें। वो आप नहीं करते हो, आप किसी के घर जाते हो, वहां से रिंग वॉर्म लेके आ जाते हो, सही है। लेकिन कहीं मॉल जाते हो जहां कुछ लगा होता है, खट करके फौरन हाथों को जो है ना आप ये ना करें, हर वक्त ना करें, क्योंकि आप अपने गुड बैक्टीरिया भी जो है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये भी ब्रीथ करता है। हाँ, मुझे ब्रेक लेनी, आपकी कंप्लीट होगी? बिल्कुल कंप्लीट। चले जी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जी। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम डॉक्टर बतूल से भी, क्योंकि डॉक्टर बतूल ने काफी चीजें बनानी है, फिर साथ में डॉक्टर माविर से बहुत सी चीजें पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं डॉक्टर बतूल से रिक्वेस्ट करूंगी कि किचन काउंटर में चले जाएं और साथ में मैं डॉक्टर माविर से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि जो हम आज जो इतनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे अंदर आ गई हैं, इसमें हमारे जो हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स करा रहे होते हैं उनका कितना हाथ होता है? वैसे हाथ तो उनका नहीं होता, लेकिन देखिए एस्थेटिक प्रोसीजर आर हैपनिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। आप टर्न करें, आपको 4 एस्थेटिक क्लिनिक्स नज़र आएंगे। अब उनमें क्या अंदर हो रहा है, क्या स्टरलाइजेशन के रूल्स वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर किसी प्रोसीजर के दौरान आपने फेस से मेकअप नहीं हटाया हुआ, या आपके टूल्स अफेक्टेड हैं, इन्फेक्टेड हैं, कंटेमिनेटेड हैं, then also a person can get infected. तो whenever we are doing something on the skin, we need to make sure कि वो surface clean है, it is properly disinfected. patient को underlying कोई condition नहीं है। सपोज अगर किसी को कोई रूट कैनाल किया हुआ है, किसी का कोई डेंटल प्रोसीजर किया हुआ है, इवन देन अगर ऐसी कंडीशन में भी आपने किसी को फिलर इंजेक्ट किया, देन ऑल्सो कभी कभी बैक्टीरियल सीडिंग हो जाती है, जो कि उस फिलर के अंदर ग्रो करना शुरू कर जाता है। अब वो डायरेक्टली यू कैन नॉट ट्रीट दैट थिंग। नाउ दैट बैक्टीरिया इज थ्राइविंग इन अ शेल ऑफ अ फिलर, तो उसको कहते हैं बायोफिल्म। और ये जो फिलर्स हैं, अब तो ये छोटे मोटे सैलून से भी लग रहे हैं जी, और फिलर्स भी हर जगह से अच्छे नहीं मिल रहे। वी कम अक्रॉस वेरी चीप फिलर्स, वी कम अक्रॉस ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी वाले फिलर्स। अब वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में है या क्वालिटी प्रोडक्ट इंजेक्ट करने के चक्कर में है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट?
हाँ, ये भी एक एक चीज खुदा के लिए अपनी स्किन में कहती है लगाते भी और स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हुए भी 1000 बार सोचें, क्योंकि एक बार खराब होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ क्यों होती है? बैक्टीरियल ओवरग्रोथ उस वक्त शुरू होती है जब हमारी डाइट अच्छी नहीं है। जो हम खा रहे हैं वो हमारे आंतों में जाकर इतनी टूट फूट मचा रही है कि आपको बैक्टीरिया वहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहा है, और जब वहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है तो बॉडी में इन्फेक्शन की सूरत में आता है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे डिफरेंट बॉडी इन्फेक्शन हो, और चाहे फंगल ग्रोथ हो। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको कहते हैं SIBO, SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये किस तरह आपको सामने आती है? आप खाना खाते ही आपको ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, पेट फूलना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि पेशेंट आकर कहता है मुझे भूख बहुत लगती है लेकिन मेरा खाने दिल नहीं चाहता, और मुझे जगह जगह फोड़े निकलना शुरू हो गए, या अगर एक्जिमा है तो एक्जिमा बहुत एडवर्स होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इन सब का ताल्लुक SIBO से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। इसको हम कैसे सही करेंगे? एक ये हो गया। अभी जो एक कॉलर थी उन्होंने कहा मेरे बेटे की फंगस नहीं सही हो रहा या खुश्की नहीं सही हो रही। सेम स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ, सीफो कहते हैं उसको। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? वही सबसे पहले डाइट, उसको एग्रेवेट कौन कर रहा है? स्लीप पैटर्न आपका, ठीक है। फिर मज़ीद ये कि अगर आपके खाने में विटामिन नहीं है, आपके खाने में वो चीज़ें नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो फंगस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फंगस की सूरत में आ रहा है। कौन सा खाना है जो हमारा फंगस बढ़ा रहा है? ऐसी क्या चीज़ें? ये तो बहुत सारे खाने हैं, तो ठीक है, बहुत सारे खाने हैं क्योंकि आपके विटामिन नहीं है। अब जब विटामिन नहीं है आपकी बॉडी में तो वो फंगल ओवरग्रोथ भी करा रहे हैं। और खाने जो फंगस बढ़ाते हैं ना, वो मीठा फंगस जो है वो प्रोलिफरेट ही मीठे की वजह से कर रहा होता है, मीठा और एसिडिटी। मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रही हूँ वो आपके SIBO को भी कम करेगा और SIFO को भी कम करेगा। आपने ये इस्तेमाल करना है, अपना अंदर से मामलात अच्छे रखने, हेल्दी फूड लेना है और वो चीज़ें खानी है जो इसकी ओवरग्रोथ को कम करें। कैसे कम करेंगे? ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको कहते हैं प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। आप अपनी बॉडी में आंतों में जब प्रीबायोटिक्स बढ़ा देंगे आपको बैक्टीरियल ओवरग्रोथ से भी निजात मिल जाएगी और फंगल ओवरग्रोथ से भी निजात मिल जाएगी। अब जैसे वो कही थी 2017 से है, अब वो 27 साल का है, वो ख़त्म नहीं हो रही, तो हमने डाइट में पैटर्न देखना ज़रूरी है, ठीक है। बच्चे बाहर जाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, तेल हो गया, गंदा तेल है, पानी का इस्तेमाल कम है, ढाबे की चाय भी है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि अंदर आपके इम्यून फैक्टर को जो है डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जब ये एक बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का और फंगल ओवरग्रोथ का पैटर्न बन जाता है उसको तोड़ना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट में आता है, जब आपको पता है आपको फंगस हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे एक्जिमा हो, कुछ भी हो, आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स लेने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे आपको खुद ब खुद इससे निजात मिल जाएगी। अच्छा। सबसे पहले सुबह उठकर आपने 1 गिलास पानी लेना है, बहुत दफ़ा शो में बता चुके हैं, और 1 चुटकी सोडा डाल के इसको पी लेना है। आपने सबसे पहले एसिडिटी को कंट्रोल करना है, चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो, प्रोलिफरेट ही इसमें होता है एसिडिटी। तो सबसे पहले आपने ये इस्तेमाल करना है। आपने पी लिया, एक दिन आप केला खा लीजिए नाश्ते से पहले, एक दिन आप खीरा खा लीजिए, ठीक है, या आपके प्रोबायोटिक्स को बढ़ाएंगे। अच्छा, मैंने सुना आपके चेहरे की अगर एक्नी हो तो आपके अंदर की एसिडिटी को भी बहुत कम करता है। बहुत कम करता है, बिल्कुल। अगर आपको बहुत ज़्यादा फंगल ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है तो जो हमारे सबसे जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ख़त्म हो जाते हैं। उन हेल्दी बैक्टीरिया के लिए इस तरह के बच्चों के साशे आते हैं जो मोस्टली डायरिया के लिए दिए जाते हैं। ये है सैक्रोमाइसिस बुफलेराइडी। इसको हमने हर सूरत बढ़ाना है। किन चीज़ों से बढ़ता है? दही से बढ़ता है, केले से बढ़ता है, खीरे से बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटेक इतना अच्छा नहीं है तो ये साशे आप नाश्ते से पहले थोड़े से पानी में डालकर पी लीजिए और 15 डेज तक के आप इसको पीजिए। एक्ने आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका फंगस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा विद ऑल दोज मेडिसिन जो आप लगाने वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्जिमा की कंडीशन बहुत साफ सुथरा बिल्कुल हो जाता है। सोराइसिस में बहुत डिफरेंस आता है क्योंकि आपने अपने हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी कर दी है, तो ऊपर से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ये इसके अलावा ये कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अंदर से ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने क्यों बेसिकली जब आपका सिस्टम ख़राब होता है ना, अब हमने ये सुबह पी लिया,
लेकिन बाज़ दफ़ा ये है कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, अंदर के सारे सेल्स जो है वो मर चुके हैं, ठीक है। वो आपका एज इट इज जो है वो हेल्दी बैक्टीरिया आपके यूरिन स्टूल में निकल जा रहा है, उसको अंदर किस तरह रोक कर रखें। कोशिश करें डाइट में वो चीज़ें लें जो कि अल्कलाइन मीडिया की हो, एसिडिक ना हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आपने सुबह 1 चम्मच इसबगोल लेना है, 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चिया सीड। अच्छा, इन सबको मैं प्रेफर करती हूँ आप पीस लीजिए, और 1 चम्मच अलसी, सबको पीस के आपने रोज़ाना गर्म पानी में पीना है इसको। तो ये जाकर एक तह बनाते हैं अंदर इंटस्टिशियल की, सही है, अंदर की जो लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जब ये तह बन जाती है तो ये इस हेल्दी बैक्टीरिया को रोक कर रखती है। देन आपको आपकी बैक्टीरिया जो है और फंगस जो है वो आपकी बॉडी से निकलना शुरू होता है। चाहे आप एंटी फंगल दे रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो जाकर आपकी बॉडी से इसको निकालेगी। तो क्या होता है, प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़ती, आप अंदर से अपना इम्यून सिस्टम अच्छा कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों के साथ हम क्या मामलात करें, ऐसे आपने अभी जिक्र किया था, और ऐसा क्या करें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ही नहीं, फंगल इन्फेक्शन हो ही नहीं। अगर सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कि बहुत फैला हुआ है, जैसे आजकल स्केबीज बहुत फैला हुआ है, ऑयल पुलिंग इट्स अ बेस्ट मेथड। अच्छा, ये रिपीट भी कर दे, हम क्या करते हैं मुंह में, हम बिल्कुल बिल्कुल हमने कोकोनट ऑयल डालना है। और अगर आपके जो है अंदर पायरिया है, आपके खून आता है, विटामिन सी की कमी है आपको, तो आपने उसके साथ 1 चुटकी हल्दी शामिल कर लेनी है। आपने अच्छी तरह पूरे लगाना है, अंदर से दांतों पे लगाइए, सब कुछ थूक बनता रहेगा, स्पिट करते रहिए। 20 मिनट्स के लिए रखिए, और 20 मिनट्स के बाद भी आधे घंटे 1 घंटे तक आपने उसके ऊपर पानी नहीं पीना। स्पिट करने के बाद आप उसे रहने दीजिए, तो आपके जितने हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो बनना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ कोकोनट ऑयल। और जो आप स्पिट करते रहते हैं वो आपके सारी जो रात भर की गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो बस 1 घंटे तक आपने उसके नाश्ता नहीं करना है। आप इसको रोजाना की बेसिस पे कर सकते हैं, जब आपको लगे बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है। वंस वीकली तो करना ही करना है, और बच्चों को भी आदत डालिए। अब बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, आपका वीकेंड इस पे हो सकता है, वीकेंड हो सकता है। और मैं बताऊं बच्चे किस तरह लर्न करते हैं, वंस यू आर डूइंग इट ना, बच्चे खुद ही लर्न कर लेते हैं, ठीक है। वालिदैन को जब करते हुए देखते हैं तो खुद ब खुद करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक और जो दूसरी मेथडोलॉजी है, नाफ में आप तेल डालिए। बेहतरीन तेल कौन सा है, नारियल का भी बेहतरीन है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है कैस्टर ऑयल इज द बेस्ट वन। वो आपके जितने अंदर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हुई होती है, जितनी फंगल हो, वो खींच के बाहर निकाल देता है। आपको बाकायदा फील होगा, आपको पुलिंग इफेक्ट फील होता है, ठीक है। तो वो आप ये रोजाना की बेसिस पे कीजिए। अगर फंगस या आपको एक्जिमा या दूसरी बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ है, नहीं तो आप वीकेंड पे तो मामूल बना लीजिए, तो आपको कभी भी ना फंगस होगा और ना बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन होगा। सही है ना। दीज आर द रेमेडीज विच आर नेसेसिटी, जो कि हर किसी को करना चाहिए, ये आपका ये प्रिकॉशन है। तो ये करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट होगी। मुझे बताएं, आ जाइए डॉक्टर, तो आपकी कंप्लीट होगी। मुझे बताएं डॉक्टर आविश, जब हम लोग अपने पिलो के कवर चेंज नहीं करते, मतलब बहुत से लोग पूरे तकरीबन हफ्तों वो एक ही बेडशीट रहती है, तो क्या नुकसान होते हैं? देखिए, पिलो का कवर तो चेंज करें, सेलफोन के स्क्रीन्स को साफ करें, पिलो को भी चेंज करें। अपने कोयल्स और वो जो आपकी बेडशीट्स हैं, जो भी आपके फोमाइट्स हैं, या टॉवल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हार्बर फंगल एंड बैक्टीरियल। मेकअप, आपके ब्रशेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मेकअप ब्रशेस लोग क्लीन नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें आपके हाइजीन जो है ना, दैट इज़ the most important thing that can prevent you from infections. दूसरा ये कि seasonal growth की हमने बात की थी, तो this is an ideal season for all the bacteria and the fungus to grow. ऊपर से humidity, ऊपर से हम sweat करते हैं, वो नमी जो है ना, it provides the ideal environment for that fungus और bacteria. अच्छा, एक unfortunate scenario मैं देखती हूँ, मेरी morning OPD एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेस्ड है। अब लोगों को हम बोलते हैं हाइजीन मेंटेन करें, तो वो बेचारे आगे से रोके कहते हैं कि कहाँ से मेंटेन करें, पानी नहीं आता, लाइट नहीं आती है। तो ये जो फंगस की एक अपसर्ज हो गई है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, और इतने वाइड स्प्रेड फंगल इन्फेक्शंस आ रहे हैं जो किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो सारे इन्हीं वजूहात के बायस ट्रीट नहीं हो पा रहे। सही भाई, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ख्याल रखें, अपने आसपास की चीज़ों को भी साफ रखें, और अगर खुद आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करें, स्किन प्रॉब्लम तो ना किसी दरिया में छलांग मारें, ना किसी पूल में छलांग मारें। आपको अल्लाह का वास्ता अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, और जो सैलाब आ रहा है इससे भी हम तमाम लोगों को महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।